नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी लोग। आप सभी लोगों का दर्पण क्लासेज करौली में हार्दिक स्वागत है। हम लोग जनरल साइंस की क्लास लेकर आ रहे हैं, जिसमें आप लोग भोजन से संबंधित चीजों को पढ़ रहे थे। प्रकाश संश्लेषण स्टार्ट किया हुआ था आपके, और प्रकाश संश्लेषण में से कुछ चीजें आप लोग पढ़ चुके हो। उसको हम लोग आज आगे बढ़ाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की अन्य बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। आप लोगों ने लाइट रिएक्शन के बारे में, प्रकाशिक अभिक्रिया के बारे में कल पढ़ा था आप लोगों ने क्लास में। आज हम लोग देखते हैं आगे प्रकाशिक अभिक्रिया में को पढ़ने के बाद में डार्क रिएक्शन, प्रकाश संश्लेषण की कौन सी अभिक्रियाएं डार्क अभिक्रियाएं, या आप लोग कह सकते हो अप्रकाशिक जो अभिक्रियाएं प्रकाश की अनुपस्थिति में जो चलती हैं, उन पर हम लोग चर्चा करते हैं। डार्क रिएक्शन कह सकते हो आप लोग, या अप्रकाशिक अभिक्रियाएं कह सकते हो। डार्क रिएक्शन, या आप लोग इसको कह सकते हो अप्रकाशिक अभिक्रिया। क्या नाम दे सकते हो इनका? अप्रकाशिक अभिक्रिया। अप्रकाशिक अभिक्रिया नाम दे सकते हो आप। अप्रकाशिक अभिक्रिया या डार्क रिएक्शन। अब देखो, हम लोग बात यदि अप्रकाशिक अभिक्रियाओं पर करें, डार्क रिएक्शन पर करें, तो इस अप्रकाशिक अभिक्रियाओं में अप्रकाशिक अभिक्रियाएं होती कहाँ हैं, तो इस स्थल पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि अप्रकाशिक अभिक्रियाएं कहाँ होंगी। तो ये अप्रकाशिक अभिक्रियाएं कौन से भाग में होती हैं? तो जो क्लोरोप्लास्ट है उसके गिरेना वाले में तो कौन सी हो गई, लाइट रिएक्शन या प्रकाशिक हो रही थी। जबकि जो डार्क रिएक्शन है, प्रकाशिक अभिक्रियाएं, वो स्ट्रोमा वाले भाग में हो रही थी। कौन से में हो रही थी? आपके स्ट्रोमा वाला जो भाग था, इस स्ट्रोमा वाले भाग में हो रही थी आपकी। तो इस स्ट्रोमा वाले, जो स्ट्रोमा वाला भाग था, इसमें ये डार्क रिएक्शन हो रही थी आपके। अब जो है प्रकाशिक अभिक्रियाएं, इन अप्रकाशिक अभिक्रियाओं को ब्लैकमैन रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने दिया था। तो ब्लैकमैन रिएक्शन के नाम से भी इन्हीं को जाना जाता है, अप्रकाशिक अभिक्रियाओं। तो ब्लैकमैन रिएक्शन भी कहा जाता है अप्रकाशिक अभिक्रिया। अप्रकाशिक अभिक्रियाओं में वास्तव में होता क्या है आपके, तो अप्रकाशिक अभिक्रिया में CO2 का स्थिरीकरण होगा। CO2 का क्या होगा? स्थिरीकरण होगा अप्रकाशिक अभिक्रियाओं में। अप्रकाशिक अभिक्रियाएं जो मेन रूप से जो चक्र चलते हैं, वो कौन कौन से चलते हैं? जिसमें एक तो आप लोग पढ़ोगे T3 चक्र, या केल्विन चक्र बोलते हो आप। केल्विन बेंसन चक्र भी कहते हैं जिसको, केल्विन बेंसन चक्र। ये आप एक आप लोग पढ़ते हो T4 चक्र, T4 चक्र, या हैस्लिक चक्र भी कहते हैं। HN सिलिक चक्र भी इसी को कहते हैं। और एक आप लोग पढ़ते हो TAM चक्र, TAM चक्र पढ़ते हो। तो इस तरह से विभिन्न चक्रों के द्वारा आप लोग किसको पढ़ोगे? इस डार्क रिएक्शनों को पढ़ोगे। अब इनमें देखो, आपको करना क्या है, पूरा की पूरा चक्र तो पढ़ना नहीं, पूरा की पूरा चक्र नहीं पढ़ना है आप लोगों को। ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे चक्र का हम लोग अध्ययन करने लग जाएं। में कौन कौन सी चीजें जो काम की हैं, कौन कौन सी चीजें जो काम की हैं, उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ से कौन सी चीज काम की है, उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि MCQ में पूरा तो लिखवाएगा नहीं वो आप लोगों से, मेन पॉइंटों पे ही चर्चा करवाएगा। अब मेन पॉइंट कौन से होंगे? चक्र कहाँ से प्रारंभ हो रहा है, ये पूछा जा सकता है। चक्र कहाँ से प्रारंभ हो रहा है, ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा और क्या पूछा जा सकता है? प्रथम स्थायी उत्पाद कौन सा है,
इसके अलावा CO2 ग्राही कौन सा है, ये पूछा जा सकता है। अब दो कोशिकाएं पाई जाती हैं इसमें, मीजोफिल और बंडल से, कौन सी में पाया जाता है, ये पूछा जा सकता है। इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे इन चक्रों से। इन जो चक्रों से जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वो इस तरह के मिलेंगे। हम लोग सबसे पहले बात करते हैं C3 चक्र पर। देखो C3 चक्र पर यदि बात की जाए तो जो C3 चक्र है, इस C3 चक्र में C3 चक्र में यहां से क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाएंगे C3 चक्र को लेकर आप लोगों से। तो C3 चक्र को लेकर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो आपसे पूछा जा सकता है कि C3 चक्र का प्रथम स्थायी उत्पाद, प्रथम स्थायी उत्पाद आप लोगों से पूछा जा सकता है। इसके अलावा पूछा जा सकता है CO2 ग्राही, प्रथम CO2 ग्राही कौन है, प्रथम CO2 ग्राही कौन है, ये पूछा जा सकता है। प्रथम CO2 ग्राही कौन है, इस तरह का क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो प्रथम CO2 ग्राही कौन है, इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। प्रथम स्थायी उत्पाद कौन सा है, तो इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका प्रथम जो स्थायी उत्पाद है, यदि आप बात करोगे पहला स्थायी उत्पाद C3 चक्र का कौन सा है, तो PGE है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है। और ये कितने कार्बन वाला है, 3 कार्बन वाला है। ये 3 कार्बन वाला होता है, जो PGE है वो 3 कार्बन वाला होता है। पहला स्थायी उत्पाद है इसका, पहला CO2 ग्राही। तो पहला CO2 ग्राही है आपकी क्या, RUVP। RUVP पहला CO2 ग्राही है। तो पहला CO2 ग्राही हो गया। पहला कौन सा बन रहा है, ये हो गया आपके। अब CO2 का स्त्रीकरण C4 की तुलना में कम होगा, उत्पाद भी क्या बनेगा, कम। तो C4 की तुलना में यदि देखा जाए, C4 की तुलना में, C4 चक्र की तुलना में CO2 जो स्त्रीकरण है, वो CO2 स्त्रीकरण क्या होगा, कम। इसके अलावा C4 की तुलना में, C4 चक्र की तुलना में, C4 चक्र की, तो C4 चक्र की तुलना में CO2 स्त्रीकरण कम, और C4 चक्र की तुलना में उत्पाद कम बनेगा, उत्पाद कम बनेगा। तो C4 चक्र की तुलना में उत्पाद भी क्या बनेगा, इसमें कम बनेगा C3 में। C3 में उत्पाद कम बनेगा। अब बात आती है कि जो C3 चक्र है वो कौन सी कोशिकाओं में चलेगा, तो मीजोफिल सेल, मीजोफिल सेल्स में चलेगा, केवल मीजोफिल में चलेगा, बंडल सेट में नहीं चलेगा। केवल जो C3 साइकिल है वो केवल किस में देखने को मिलेगा आपको, मीजोफिल सेल में देखने को मिलेगा, बंडल सेट सेल में नहीं चलेगा, बंडल सेट सेल में नहीं चलेगा। केवल और केवल किस में होगा, मीजोफिल सेल्स में पाया जाएगा C3 चक्र। जो होने को इसके प्रोडक्ट हैं एंड ऑर्गेनिक, लेकिन जो कंपटीशन लेवल पर जो चीजें पूछी जाती हैं वो इसी तरह की पूछी जाती हैं कि आपसे इस तरह का पूछ सकता है, इस तरह का पूछ सकता है, पहला स्थायी उत्पाद कौन सा है, CO2 ग्राही कौन सा है, C4 की तुलना में ये CO2 का स्त्रीकरण कम करता है या ज्यादा करता है, C4 की तुलना में उत्पाद ज्यादा बनाता है या कम, कौन सी कोशिकाओं में पाया जाएगा, तो कौन सी कोशिकाओं में पाया जाएगा, मीजोफिल सेल्स में पाया जाएगा। पर्ण मध्य ऊतकीय कोशिका बोलते हैं जिसको, पर्ण मध्य ऊतकीय, पर्ण मध्य ऊतकीय, पर्ण मध्य ऊतकीय कोशिका, पर्ण मध्य ऊतकीय कोशिकाओं में पाया जाता है। पर्ण मध्य ऊतकीय कोशिकाओं में देखने को मिलेगा कौन सा, C3 चक्र है जो। तो इस तरह के क्वेश्चन C3 चक्र से आप लोगों के लेवल पर पूछे जा सकते हैं। बाकी आप लोगों को ऐप पे पूरा की पूरा
हाँ, पीडीएफ में क्या मिलेगा, पूरा चक्र मिलेगा C3 बना हुआ। यदि आपकी क्षमता है तो उसको रट सकते हो, पूरे को आप याद कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन इसी तरह के आते हैं, आप लोगों क्वेश्चन इसी तरह से आते हैं। बाकी पीडीएफ में आपको अवेलेबल रहेगा वो पूरा चक्र, बाकी पूरा चक्र बना हुआ अवेलेबल रहेगा आपके पीडीएफ के अंदर। उसके बाद में बात की जाए C4 की, तो C4 पर जब हम लोग बात करेंगे C4 चक्र पर, तो देखो C4 चक्र की क्या कहानी है। C4 चक्र, C4 चक्र, तो ये जो C4 चक्र है, एक तो हमें ध्यान रखना है कि जो C4 चक्र है उन पादपों में पाया जाता है जिनमें क्रिंज एनाटॉमी पाई जाती है। क्रिंज एनाटॉमी या आकारिकी, क्रिंज एनाटॉमी या आप लोग क्या कह सकते हो, आकारिकी पाई जाती है। क्रिंज एनाटॉमी आकार की पाई जाती है, उनमें C4 चक्र देखने को मिलता है। अब क्रिंज एनाटॉमी आकार की क्या है, तो देखो क्रिंज एनाटॉमी या आकार की क्या होती है, तो ये आपकी बंडल सत्य कहता है, आप लोग कह सकते हो इधर जाइलम है तो इधर फ्लोएम। अब यहां पर इस तरह से कोशिकाएं व्यवस्थित रहती हैं, इस तरह की व्यवस्था रहेगी, कुछ इस तरह से भी रहेंगी आपकी, कुछ बिखरी हुई इस तरह से भी पाई जाती हैं। इस तरह की बिखरी हुई भी पाई जाएंगी आपकी। इस तरह से विभिन्न प्रकार की सेल्स होंगी जो बिखरी हुई पाई जाएंगी इस तरह से। अब आप लोग देखोगे कि इनमें से ये जो है आपकी बंडल से बंडल सित सेल, ये जो है आपके मीजोफिल, सेल्स, पर्ण मध्य ऊतक की और पुच्छ आच्छाद्य कोशिकाएं आपकी, इस तरह की एक व्यवस्था पाई जाती है आपकी जाइलम ऑफ फ्लोएम की। उसी को क्या कहा जाता है, क्रिंज एनाटॉमी कहा जाता है। तो C4 चक्र जिन पादपों में पाया जाता है उसको C4 प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। उनमें क्या होता है, क्रिंज एनाटॉमी होती है। उनमें क्या पाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है क्रिंज एनाटॉमी पाई जाती है। अब क्रिंज एनाटॉमी पाई जाएगी, उनमें बंडल से सेल होंगी, वीजोफिल सेल होंगी आपके, जाइलम और फ्लोएम की व्यवस्था इस तरह से होंगी। अब ये जो क्रिंज एनाटॉमी आप लोग पढ़ रहे हो C4 चक्र, ये मेन रूप से मोनोकॉट्स में देखने को मिलती है, लेकिन जैसे इसके उदाहरण आप लोग देखोगे, एग्जाम्पल देखोगे आप लोग, तो कौन से आपके मक्का है, बाजरा है, चावल है, तो ज्वार, मक्का, जौ, ज्वार, गेहूं, इनमें ज्यादातर देखने को मिलती है मोनोकॉट में, मोनोकॉट्स में। लेकिन डाइकॉट्स भी, कुछ डाइकॉट्स हैं, उनमें भी देखने को मिलती है, मतलब द्विबीज पत्री हैं, उनमें भी देखने को मिलती है जो अपवाद हैं, जैसे एमिरेंथस है, एमिरेंथस में क्रिंज एनाटॉमी पाई जाती है। यूफोरबिया है, क्रिंज एनाटॉमी पाई जाती है। एमिरेंथस है, यूफोरबिया है, इनमें क्रिंज एनाटॉमी पाई जाती है आपकी। तो इनमें भी जिनमें क्रिंज एनाटॉमी होगी, व्यवस्था होगी, उनमें C4 चक्र चलेगा, मतलब उनको C4 प्लांट के नाम से जाना जाएगा।
C4 प्लांट के नाम से उनको जाना जाएगा। अब ये जो चक्र है, C4 जो चक्र है, इस C4 चक्र में आप लोग देख रहे हो कि जो C4 चक्र है, C4 जो चक्र है, इस C4 चक्र में यदि आप लोगों से पूछा जाए कि C4 चक्र का प्रथम स्थायी उत्पाद कौन सा है, तो इसका पहला स्थायी उत्पाद है आपकी ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, और जो कितने कार्बन वाला है, 4 कार्बन वाला। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कितने कार्बन वाला है, 4 कार्बन वाला। लेकिन इस ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में 2 COH ग्रुप भी पाए जाते हैं, इसलिए इसे डाइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, DCA। इसको और अन्य नाम से किससे जाना जाता है, DCA के नाम से भी जाना जाता है, इसको DCA चक्र भी कहते हैं आपके। तो पहला स्थायी उत्पाद ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो 4 कार्बन वाला है आपके। इसके अलावा प्रथम CO2 ग्राही, प्रथम CO2 ग्राही, तो पहला CO2 ग्राही कौन सा है, PEP है, फॉस्फोइनोइल पायरुवेट। ये पहला CO2 ग्राही है PEP, तो पहला CO2 ग्राही PEP है। पहला स्थायी उत्पाद OAA है, पहला स्थायी उत्पाद है। आप लोगों ने देखा कि C3 इससे कम CO2 स्थिरीकरण कर रहा था, तो C3 की तुलना में ज्यादा करता है, उत्पाद भी ज्यादा देता है। ये जो C4 चक्र है, ये दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है, मीजोफिल, मीजोफिल सेल्स मतलब पर्णमध्यूतक कोशिकाएं, और बंडल स्थित सेल्स। मीजोफिल्स और बंडल स्थित, मीजोफिल्स और बंडल स्थित दोनों में ही पाया जाता है। मीजोफिल्स में भी पाया जाता है और किस में पाया जाता है, बंडल स्थित में भी ये पाया जाता है। तो पर्णमध्यूतक और पुच्छाच्छादित दोनों ही प्रकार की कोशिकाओं में C4 चक्र चलता है, दोनों ही प्रकार की कोशिकाओं में चलता है, मीजोफिल्स में भी चलता है और बंडल स्थित सेल्स में भी चलता है आपके। पहला स्थायी उत्पाद OA है, पहला CO2 ग्राही PEP हो गया, पहला CO2 ग्राही क्या हो गया, PEP हो गया आपके। तो इस तरह से C4 चक्र को लेकर के आप लोगों के लेवल पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और एक तीसरा जो टाइप है इसका इसमें वो कौन सा है, तो CAM। तीसरा जो है वो कौन सा है आपके, तो तीसरा जो चक्र है वो कौन सा है आपकी, CAM। CAM, CAM, CAM की फुल फॉर्म देखोगे आप लोग तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, क्रशुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। एक तो इस तरह से पूरा नाम ही कई बार आ चुका है एग्जाम में, क्रशुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, CAM। ये जो है CAM चक्र, ये ज्यादातर उन प्लांटों में पाया जाता है जो मरोद्भिद है, जैसे नागफनी, कैक्टस वगैरह है इनमें। आप नागफनी जैसे पादपों में देखने को मिलता है, मरोद्भिद पादपों में देखने को मिलता है। मरोद्भिद पादपों में ये देखने को मिलता है, मरोद्भिद पादपों में CAM क्रशुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म जो चक्र है वो देखने को मिलता है। नागफनी जैसे पादपों में ये देखने को मिलता है आपके। ये C4 के समान ही है, ये C4 के समान है, लेकिन कुछ चीजों में भिन्न है। और के समान है लेकिन भिन्नता है। भिन्नता किस चीज को लेकर है, तो भिन्नता इसमें जो है वो किस चीज को लेकर है, तो आपको ध्यान रखना है भिन्नता है इसमें कि एक तो ये CAM चक्र है वो रात को चलेगा, दिन में नहीं चलेगा, किस में चलता है, रात को। तो ये किस में चलता है आपके, रात को, दिन में नहीं चलता है, रात को चलता है आपके। तो CAM चक्र का एक तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि कब चलता है, रात को चलता है।
क्यों चलता है रात को? क्योंकि ये जो मरोद्भिद पादप हैं, इन मरोद्भिद पादपों के जो रंध्र हैं, वो रंध्र कब खुलते हैं? तो रंध्र खुलते कब हैं आपके? रात को। रंध्र खुलने की जो क्रिया है, रंध्र कब खुलते हैं? तो रंध्र रात को खुलते हैं आपके। ये जो रंध्र हैं, वो रंध्र रात को खुलते हैं। इसलिए आप लोग कह सकते हो कि ये चक्र कब चलता है? रात को चलता है। ये चक्र कब चलता है? तो रात को चलता है। दूसरा, ये मीजोफिल मीजोफिल सेल्स हैं जो पर्ण मध्य ऊतकीय जो कोशिकाएं, कौन सी हैं? पर्ण मध्य ऊतकीय। पर्ण मध्य ऊतकीय जो कोशिकाएं, ये पर्ण मध्य ऊतकीय कोशिकाओं में चलता है, जबकि C4 दोनों में चलता है। तो ध्यान रखना, C4 रात को वो दिन में चलता है, और दोनों प्रकार की चलता है आपके पर्ण मध्य ऊतक और बंडल सित में। जबकि CAM चलेगा कब? रात को चलेगा। एक तो ये अंतर है, C4 के समान है, लेकिन कुछ अंतर है। अब कुछ अंतर क्या है? वो यही है आप, कुछ जो अंतर है, वो अंतर यही है आपकी, तो आप अंतर देख रहे हो वो यही है कि रात को चलता है, पर्ण मध्य ऊतक में ऊतक की कोशिकाओं में चलता है, जबकि C4 दिन में चलता है और दोनों में चलता है, बंडल से तो और पर्ण मध्य ऊतक। तो ये आपके CAM और C4 में अंतर है। तो इस तरह से CO2 का स्थिरीकरण होता है आपके डार्क रिएक्शनों के द्वारा। डार्क रिएक्शनों के द्वारा इस तरह से CO2 का क्या होगा? स्थिरीकरण होगा आपके। तो डार्क रिएक्शनों के द्वारा CO2 का कंप्लीटली स्थिरीकरण होता है। अब आप लोग इसमें एक लास्ट चीज और देखोगे प्रकाश संश्लेषण में, कि प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं जो प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करते हैं, या किस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित किया जाता है। कि जो प्रकाश संश्लेषण है वो कैसे प्रभावित किया जाता है, या कौन कौन से कारक हैं जो प्रकाश संश्लेषण पर प्रभाव डालते हैं अपने। अब प्रकाश संश्लेषण पर कौन कौन से कारक हैं जो प्रभाव छोड़ते हैं? तो देखो, प्रकाश संश्लेषण पर प्रभाव छोड़ने वाले कारक, प्रकाश संश्लेषण पर प्रभाव छोड़ने वाले कारक, प्रकाश संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक या घटक, प्रकाश संश्लेषण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं या घटक हैं जो प्रभावित करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण को कौन कौन से घटक हैं जो प्रभावित करते हैं? अब सबसे पहले हम लोग जो प्रभाव देखते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पर, वो किसका देखते हैं? CO2 का। इसका देखेंगे हम लोग CO2 का, कि CO2 कैसे प्रभावित कर रही है, CO2 किस तरह से प्रभावित करती है। तो आप लोग देखते हो कि जो प्रकाश संश्लेषण है वो समानुपाती होता है किसके? CO2 के। क्योंकि CO2 कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल में ली जाती है प्रकाश संश्लेषण में, तो CO2 होने पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ज्यादा होती है। CO2 होने पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ज्यादा होती है। लेकिन जब भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये 30 गुना मात्रा से अधिक होने पर अधिक होने पर अधिक होने पर प्रकाश संश्लेषण कम हो जाता है या बंद हो जाता है? कम हो जाता है। इसका रीजन, क्योंकि अधिक CO2 की सांद्रता में रंध्र बंद हो जाते हैं। क्योंकि अधिक CO2 की सांद्रता में रंध्र बंद हो जाते हैं।
अधिक CO2 की सांद्रता में रंध्र क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो रंध्र बंद हो जाते हैं ऐसी कंडीशन में, इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो CO2 की मात्रा है वो प्रभावित कर रही है किसको, प्रकाश संश्लेषण को। बिल्कुल प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करती है किसकी मात्रा, CO2 की मात्रा। तो CO2 की मात्रा प्रकाश संश्लेषण को क्या कर रही है, प्रभावित कर रही है। एक तो ये ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में ऑक्सीजन का क्या प्रभाव है, ताप का क्या प्रभाव है, इस तरह की चीजों को लिए हम लोग देखेंगे। जैसे सेकंड हम लोग ले लेते हैं किसका, सेकंड नंबर पर ले लेते हैं ऑक्सीजन का प्रभाव, कि ऑक्सीजन का क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपको ध्यान रखना है जो प्रकाश संश्लेषण है, उस प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है उस पर ऑक्सीजन क्या प्रभाव छोड़ रही है। तो ऑक्सीजन प्रकाश जो संश्लेषण है उसके व्युत्क्रमानुपाती प्रभाव होता है किसका, ऑक्सीजन, व्युत्क्रमानुपाती प्रभाव होता है। इसको बार वर्ग इफेक्ट कहते हैं। तो ऑक्सीजन के व्युत्क्रमानुपाती होगी। तीसरा आप लोग ताप की बात करो, तो ताप का प्रकाश संश्लेषण पर क्या प्रभाव होगा। तो ताप के क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण समानुपाती होगा। ताप के क्या होगा, समानुपाती होगा प्रकाश संश्लेषण। मतलब ताप बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण बढ़ेगा, लेकिन ताप बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण तो बढ़ेगा, बिल्कुल सही है, लेकिन मामला उल्टा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा मामला उल्टा, कि यदि 35 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप होगा, अधिक ताप 35 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर एंजाइम नष्ट हो जाते हैं। अब एंजाइम नष्ट हो जाएंगे, 35 डिग्री से ज्यादा जब टेम्परेचर होगा तो एंजाइम नष्ट हो जाएंगे। अब एंजाइम नष्ट हो जाएंगे तो क्रिया ही नहीं हो पाएगी। तो इसका मतलब 35 डिग्री से ज्यादा यदि टेम्परेचर है तो वो कैसा प्रभाव हो गया, नकारात्मक प्रभाव हो गया। 35 डिग्री से ज्यादा यदि टेम्परेचर होने पर कैसा प्रभाव छोड़ेगा, वो नकारात्मक प्रभाव छोड़ेगा। कैसा छोड़ेगा, नकारात्मक प्रभाव छोड़ेगा। और देखिए और क्या कौन से प्रभाव छोड़ते हैं आपके। चौथा पॉइंट आप लोग देखोगे, खनिज लवण, खनिज लवण, क्या खनिज लवण का भी प्रभाव है। तो बिल्कुल प्रकाश संश्लेषण खनिज लवण के समानुपाती, मतलब खनिज लवण की मात्रा बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण की गति बढ़ जाएगी। जल का क्या प्रभाव है, तो जल का प्रभाव आप लोग देखोगे तो जल के क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण समानुपाती होगा। जल के क्या होगा, समानुपाती। प्रकाश, जो सूर्य का प्रकाश है उसके क्या होगा, तो प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस है, जो प्रकाश के या सूर्य के प्रकाश के क्या होगा, समानुपाती। अब आपको मैं बता चुका हूं कि अलग अलग रंग में प्रकाश संश्लेषण अलग अलग होगा। अलग अलग रंग में प्रकाश संश्लेषण क्या होगा, अलग अलग होगा। अलग अलग रंग में अलग अलग होगा। इसके अलावा आप लोग देखोगे अंतिम उत्पाद, अंतिम उत्पाद। अब अंतिम उत्पाद का क्या प्रभाव रहेगा, तो अंतिम उत्पाद बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण क्या होगा, कम। अंतिम उत्पाद बढ़ेगा तो प्रकाश संश्लेषण क्या होगा, कम। बिल्कुल अंतिम उत्पाद, अंतिम उत्पाद की मात्रा बढ़ेगी तो प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद को जगह नहीं मिलेगी, मतलब प्रकाश संश्लेषण क्या होगा, कम होगा, फोटोसिंथेसिस। इसको, इस प्रभाव को पुनर्भरण कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, इस प्रभाव को पुनर्भरण कहा जाता है। इसको पुनर्भरण प्रभाव कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पिगमेंट, वर्णक, पिगमेंट का क्या प्रभाव रहेगा, पिगमेंट्स, वर्णक। तो आपको ध्यान रखना है प्रकाश संश्लेषण समानुपाती होगा किसके, वर्णक, पिगमेंट्स। तो ये आपके कुछ प्रभाव है प्रकाश संश्लेषण के, तो आपको ध्यान रखना है वर्णक के समानुपाती होगा।
अंतिम उत्पाद बढ़ेगा तो प्रकाश संश्लेषण कम होगा, जिस प्रभाव को पुनर्भरण प्रभाव कहते हैं। प्रकाश के समानुपाती होगा लेकिन अलग अलग रंगों में अलग अलग होगा। जल के समानुपाती होगा, खनिज लवणों के भी क्या होगा, समानुपाती होगा आपके खनिज लवणों के। CO2 के समानुपाती होगा, लेकिन 30 गुना से ज्यादा मात्रा यदि CO2 की बढ़ जाएगी तो रंध्र बंद हो जाएंगे, प्रकाश संश्लेषण बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऑक्सीजन के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ऑक्सीजन के जो व्युत्क्रमानुपाती होता है इसी को बार वर्ग प्रभाव भी कहते हैं। बार वर्ग प्रभाव भी इसी को कहते हैं, जिसमें फोटो ऑक्सीडेशन हो जाता है और कम हो जाता है। ताप के समानुपाती होगा, लेकिन 35 डिग्री से ज्यादा ताप होने पर एंजाइम नष्ट हो जाएंगे, और एंजाइम नष्ट हो जाएंगे तो उस कंडीशन में जो प्रकाश संश्लेषण है वो ताप के क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में आपके ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो ये आपके प्रकाश संश्लेषण पर ताप के पड़ने वाले क्या थे, प्रभाव थे। तो ये आपके प्रकाश संश्लेषण को लेकर के कंप्लीटली आप लोगों की क्लास थी। अब आप लोगों की कंप्लीट प्रकाश संश्लेषण हो चुका है। अगले टॉपिक को हम लोग अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। जय हिंद, जय भारत।